हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नेव बार पे ये नंबर ऑफ कार्ट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर दिए थे कि मतलब करेंटली हमारे कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमने देखा था कि हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। हम जैसे ही रिमूव करते हैं कार्ट से प्रोडक्ट को तो ये नंबर उसी समय अपडेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने कार्ट कंटेक्स्ट वाला तरीका देखा था। ठीक है, यूज़ कंटेक्स्ट और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और उसके थ्रू हमने कार्ट कंटेक्स्ट बनाया था जो कि हमें हमारे लिए एक ग्लोबल बकेट का काम कर रहा था। उसके अंदर का जो हमारा स्टेट वेरिएबल था और सेटर फंक्शन था उसको हम अलग अलग चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर पा रहे थे। ओके, अभी कार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो कार्ट आइटम्स को हमने नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स कितने हैं वो हमने डिस्प्ले करवा दिया था नेव बार पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ये मेन्यू वाला पेज। ठीक है, होम पेज पे तो हमने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाया है बट यहाँ पे केवल हमारे 9 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं पहले पेज पे और ये रैंडमली आते थे। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले करना है। तो मेन्यू वाले पेज को हम बना लेते हैं। तो एक नया पेज मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, इसको फूड मेन्यू नाम दे दो या फूड लिस्ट नाम दे दो, जो भी नाम देना हो। मैंने इसका नाम दे दिया फूड लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो फूड लिस्ट डॉट जेएस नाम आपको जो देना हो दे सकते हो। RAFCE लगाया एंड एप डॉट जेएस में जाके मैंने इसका पाथ बता दिया। तो यहाँ पे हमारा ये हमने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया। मैंने लिख दिया फूड मेन्यू, फूड डिश मेन्यू लिखा या फूड लिस्ट, जो भी आपको लिखना हो। कंपोनेंट का नाम फूड लिस्ट है, बाकी ये पाथ में जो भी आपको देना हो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा फूड लिस्ट तो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। ओके, ये हमारा पाथ है जो हमें देना पड़ेगा कहाँ पे, पब्लिक लेआउट में। पब्लिक लेआउट में आप देखोगे मेन्यू वाला जो हमारा लिंक था, ये वाला, ये मेन्यू वाला लिंक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। ठीक है, लिंक के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने टू एट्रीब्यूट को यूज़ किया है बट हैश लिखा हुआ था तो हैश की जगह मैंने क्या दे दिया, फूड मेन्यू दे दिया। अब मैं इस पेज को ओपन करूँगा तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फूड लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे भी क्या दिखाना है, फूड्स को डिस्प्ले करवाना है जैसे हमने जैसे हमने पहले वाले पेज में किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बैक करेंगे और होम पे आप देखोगे इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करने हैं। बट उसके अलावा ये मैंने एक इमेज यहाँ पे ली हुई है कि हमें ये सब बनाना है। देखो फूड आइटम्स तो आएंगे, उसके अलावा हम कुछ फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस देंगे जैसे कि एक सर्च का ऑप्शन, एक हमारा ड्रॉप डाउन रहेगा जिससे हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग या फिर सर्चिंग के अकॉर्डिंग, जो भी हमने फूड आइटम सर्च किया उसके अकॉर्डिंग, या फिर ये फ़िल्टर बाय प्राइस। ठीक है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग भी हम फ़िल्टर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें बनाना है। इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे कोई नया एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम एक एपीआई बना चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद फूड लिस्ट नाम से मैंने बनाया था। ठीक है, नाम मुझे याद नहीं है, स्टार्टिंग में ही हमने बनाया था जहाँ पे हमने एडमिन में सारे फूड्स को डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, ये देखो लिस्ट कैटेगरी और ये लिस्ट फूड है ना, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, सारे के सारे फूड आइटम्स को लिया और यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे दिया तो ये फूड लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी को हम यूज़ कर सकते हैं, मुझे अलग से कोई एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है।
सेम एपीआई को आप अलग अलग पेजेस में यूज़ कर सकते हो। तो इसी को मैं यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, होम पेज को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि होम पेज में हमने प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी डिस्प्ले करवाया था। तो यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ से ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो ले लेते हैं, जो हमारा कॉमन रेपर है उसको, और उसके अलावा यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कर लिया। CSS अगर लेना है तो ले सकते हो, बट देखते हैं ज़रूरत पड़ी तो CSS भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये लिंक टेक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से हमें जो लिंक मिलता है, ठीक है, जिससे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेज रिफ्रेश किए। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो ये, अगर जाओगे आप मेन्यू के अंदर, तो मेन्यू के अंदर अभी भी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने इंपोर्ट तो कर लिया बट डिज़ाइन हमने अभी कुछ भी नहीं किया। तो होम डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ, यहाँ से एक काम करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं रैंडम फूड्स वाला। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन हमें इसमें रैंडम फूड्स को नहीं दिखाना है, इसमें हमें सारे के सारे फूड आइटम को दिखाना है। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें इस वाले एपीआई से मिलेंगे, ये जो लिस्ट अंडरस्कोर फूड से। इसका पाथ क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। फूड्स नाम दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, यूआरएल जो दिया था वो था फूड्स, उस पे हमारा ये एपीआई कॉल हो रहा है लिस्ट अंडरस्कोर फूड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, आप शुरू से वीडियोस को देखो तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं की है, मतलब जितना मैंने किया सब आपके सामने किया है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बंद करने के बाद कुछ करता हूँ फिर आपको कुछ दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। जितना भी मैंने कोड किया सब आपके सामने किया हुआ है। ठीक है, स्लेश फूड्स स्लेश, अब ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया कन्वर्ट किया जेसन में, डेटा के अंदर लिया और सेट फूड्स के थ्रू फूड्स के अंदर सेट करवा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे फूड्स को डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले तो ये पब्लिक लेआउट को कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया इस पब्लिक लेआउट को, और लास्ट में इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब पब्लिक लेआउट तो हमारे पास आ जाना चाहिए। ऊपर जो हेडर है मतलब नेविगेशन बार और ये फुटर, ये दोनों आ गए। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये फूड आइटम्स को डिस्प्ले करवा देता हूँ, सारे के सारे फूड आइटम्स जितने भी हैं। ठीक है, हम इसमें पेजिनेशन भी लगाएंगे, बट पहले तो मैं सारे आइटम्स डिस्प्ले कर देता हूँ। तो होम डॉट जेएस के अंदर आप देखोगे, ये है हमारा, यहाँ से हमने डिस्प्ले करवाना चालू किया था। देखो ये हमने रो बनाई थी, और एक काम करता हूँ, ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये डिव से लेके डिव तक मैंने कॉपी कर लिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं होम डॉट जेएस के अंदर, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, फिर हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फूड मेन्यू में सारे फूड आइटम्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी हमने ऐड किए होंगे। 3, ठीक है, 9 से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे फूड आइटम्स आ गए। ओके, बट अभी डिज़ाइनिंग इतना प्रॉपर नहीं आ रहा। ठीक है, सारे फूड आइटम्स आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट अब हमें इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह जो करना है वो कोड हम करेंगे।
तो सबसे पहले और क्या क्या हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पब्लिक लेआउट हो गया, लिंक हो गया। नेक्स्ट में क्या करूँगा, ये जो मैंने, ये आपको मैं इमेज के अंदर में दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक रेंज, इसको हम बोलते हैं आरसी स्लाइडर बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा आरसी स्लाइडर को। उसके बाद हम इस तरीके से ये स्लाइडर बना पाएंगे। और ये स्लाइडर दोनों तरफ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस कितना चाहिए उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड को एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड को मैंने स्टॉप कर दिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, वाई प्रेस कर दिया, तो ये फ्रंट एंड मेरा स्टॉप हो गया। फ्रंट एंड के स्टॉप होने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल। ठीक है, ध्यान देना फ्रंट एंड में इंस्टॉल करना, पाइथन में मत इंस्टॉल कर देना, बैकएंड में मत इंस्टॉल करना, वरना बैकएंड में एक नोड फोल्डर बन जाएगा, बट वहाँ पे वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना है npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, और आपको लिखना है rc स्लाइडर। अब देखें अगर कुछ वर्जन मिसमैच ना हो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल rc डैश स्लाइडर, आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, सॉरी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब मैं फ्रंट एंड को फिर से रन कर देता हूँ। npm स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी हम नया इंस्टॉल करते हैं तो वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर अपने आप आते जाता है। अगर आप बैकएंड में कर दोगे तो बैकएंड में आपका नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन जाएगा, वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ओके, तो अब सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया स्लाइडर को फ्रॉम आरसी डैश स्लाइडर, इसको हमने अभी इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो आरसी स्लाइडर से हमने स्लाइडर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, प्राइस रेंज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी स्लाइडर कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। एंड उसके अलावा इसका जो CSS होता है वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये CSS इसका अपने आप आ जाएगा हमारे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर। वो हम चेक भी कर सकते हैं, बट मुझे उसका पाथ जो है ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ RC स्लाइडर एसेट्स में जाके। ठीक है, आप देख सकते हो ये फोल्डर में आपको दिखेगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर। RC स्लाइडर के अंदर एसेट्स के अंदर जाके आपको index.css को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। इतना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। अभी ये CSS वगैरह कुछ शायद अपने आप ले रहा है, तो हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपने दिया है home.js के अंदर, है ना, यहाँ से आप कॉपी करके इसको ले सकते हो, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे वो अपने आप वहाँ पे ले रहा है। ठीक है, तो उसको अगर आपके उसमें ना आए तो आप home.js यहाँ पे लगा लेना। अब जो जो हमने यूज़ किया होगा उसमें अप्लाई हो जाएगा वो। हम क्रॉस बाद में चेक भी कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल के लिए home.css को यहाँ पे लगा दिया। एंड अब देखो, मुझे यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी सारा फ़िल्टर करना है यहाँ पे हमें, फूड के नाम के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और ये प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, एक तो हमारा ये ओरिजिनल जो फूड्स है जिसमें हमारा डेटा आएगा, स्टेट वेरिएबल जिसके अंदर हमारे सारे फूड्स आएंगे, फिर हम फिल्टर करके जो डेटा लाएंगे उसको भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो हमने बना लिया फिल्टर्ड फूड्स। ठीक है, बना हमने एक और स्टेट वेरिएबल बना दिया फिल्टर्ड फूड्स।
और यहाँ पे मैंने कर दिया सेट फिल्टर्ड फूड्स। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल हो गया। तो जब हम डेटा लेके आएंगे फर्स्ट टाइम पे, तो दोनों के अंदर सेट करवा देंगे, सेट फूड्स के अंदर भी और फिल्टर्ड फूड्स के अंदर भी। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम जो चेंजेस करेंगे तो इसके अंदर करेंगे, ताकि हमारे पास एक बैकअप रहे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट फूड्स की जगह सेट फिल्टर्ड फूड्स, सेट फिल्टर्ड फूड्स। और इसमें भी मैंने ओरिजिनल जितना भी मेरे पास डेटा आया वो फिल्टर्ड फूड्स के अंदर भी शुरू में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ये सर्चिंग वाला ऑप्शन देना है। तो सर्च के अंदर मतलब जो सर्च वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम जो लिखेंगे, तो वो जो सर्च टर्म है वो हम रिसीव करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो हमने एक और स्टेट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम जो हमारा सर्च टर्म होगा, सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखेंगे वो उसके अंदर आएगा। तो मैंने सर्च बना लिया, या सर्च टर्म जो भी नाम देना हो, और यहाँ पे कर लिया सेट सर्च। और इसमें शुरू में डाल दिया ब्लैंक। यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह मेरे पास नहीं आएगी, यहाँ पे तो जस्ट मेरे पास टेक्स्ट आएगा। जो टेक्स्ट मैं इसमें लिखूँगा, जो स्ट्रिंग इसमें लिखूँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा, सर्च वाले बटन पे, तो वो डेटा, टेक्स्ट बॉक्स वाला डेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया। इन दोनों में हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, तो इसीलिए एरे हमने बना लिया था, ब्लैंक एरे बना लिया था। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट मुझे ड्रॉप डाउन के अंदर कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे कैटेगरीज को भी लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए भी एपीआई ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरीज, और यहाँ पे कर दिया सेट कैटेगरीज। और इसमें तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको हम बना लेंगे। ठीक है, ये एम्प्टी एरे हमने इसमें दे दिया। तो इसके लिए भी एपीआई ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि एडमिन के लिए हमने बनाया था मैनेज ये लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज वाला। इसका यूआरएल देख लेते हैं। इसमें क्या था, सारी की सारी कैटेगरी हमारे पास आ रही थी, वही हमें ड्रॉप डाउन में दिखाना है। तो इसका हमारा पाथ जो था वो कुछ इस तरीके से था, कैटेगरीज। तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जाऊंगा फूड लिस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे हमने फैच किया है, इसी तरीके से एक और हम बना लेंगे। ये हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, मतलब ये वाला जो फैच वाला जो कोड है वो मैं फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे। और जैसे मैंने फूड आइटम्स को फैच किया है वैसे ही मैं कैटेगरीज को फैच कर लूँगा इसी यूज़ इफेक्ट के अंदर। एक ही यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने दोनों काम कर लिए। तो ये जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तब ये यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये दोनों एपीआई से डेटा फैच करेगा, सारा का सारा फूड आइटम फैच करेगा, एंड उसके अलावा सारी की सारी जो कैटेगरीज होंगी उसको फैच करेगा। तो यूआरएल में आप देख लेना, जो भी आपने यहाँ दिया है कैटेगरीज, वो आपको देना है। कैटेगरीज दे दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको हटा दिया सेट फिल्टर्ड फूड्स को, यहाँ पे कर दिया मैंने सेट कैटेगरीज। ठीक है, सेट कैटेगरीज कर दिया, तो हमारा स्टेट वेरिएबल कैटेगरीज के अंदर भी डेटा आ चुका होगा। ओके, इसके अलावा हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे स्टेट वेरिएबल हमें चाहिए। कैटेगरीज हो गया। अब देखो, जब हम फिल्टर करेंगे डेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा,
कोई ना कोई कैटेगरी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूँगा। तो जो भी मेरी करंट कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की होगी उसको मैं एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊँगा, अलग स्टेट वेरिएबल के अंदर रखूँगा। तो उसके लिए मैंने बना लिया एक सेलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है, मैंने एक और बना लिया स्टेट वेरिएबल सेलेक्टेड कैटेगरी, और यहाँ पे नाम दे दिया इसका सेट सेलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी। और शुरू में इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, शुरू में मैं रखूँगा ऑल। अब ये ऑल क्या है, देखो जब तक यूज़र फिल्टर नहीं करेगा तो मैं सारी कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाऊँगा, लेकिन अगर यूज़र ने ड्रॉप डाउन से कोई कैटेगरी को सेलेक्ट किया तभी मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करूँगा। ठीक है, तो शुरू में मैंने इसमें ऑल रखा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टेट वेरिएबल के अंदर ऑल होना चाहिए, मतलब सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले होने चाहिए। फिर बाद में अगर ड्रॉप डाउन से यूज़र कुछ सेलेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर होना चाहिए। ठीक है, यूज़र ने अगर सेलेक्ट किया फास्ट फूड तो फास्ट फूड आने चाहिए, साउथ इंडियन सेलेक्ट किया तो साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स आने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब तक यूज़र ने कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया है तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना है, इसीलिए शुरू में मैंने ऑल रख दिया इसके अंदर। ये एक स्ट्रिंग है ना, इसका हम कंडीशन लगाएंगे इसके बेसिस पे कि अगर ऑल है इसके अंदर तो सारा डेटा दिखाओ, अगर ऑल के अलावा कुछ है तो जो यूज़र ने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग दिखाओ। है ना, ऐसा नहीं है कि ऑल लिख दिया तो ऑल डेटा आएगा, उसका लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लाइडर है उसमें हमें एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे दो सेटर फंक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा मिन प्राइस और एक हो जाएगा सेट, एक हो जाएगा मैक्स प्राइस। तो एक मिन प्राइस हो जाएगा, इसका सेटर फंक्शन बना लेते हैं सेट मिन प्राइस। ठीक है, फंक्शन ये जो सेटर फंक्शन है इसका नाम कुछ भी रख सकते हो बट थोड़ा सा मीनिंगफुल होता है। जो आपने इसका नाम दिया मिन प्राइस तो सेट मिन प्राइस नाम दे दिया, तो इजीली समझ में आता है। और शुरू में अब देखो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस आपको कितना रखना है शुरू में, ये जो स्लाइडर वाले जो आपके वो दिख रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इनको, आ, जो भी हो जो भी इसका माउथ है, मतलब आगे पीछे जो हम करते हैं पॉइंट्स हैं जो, तो वो पॉइंट्स स्टार्टिंग में कहाँ पे रहें वो आप बता सकते हो इसके थ्रू। तो शुरू में मैंने मिनिमम के अंदर 0 रखा और मैक्सिमम के अंदर आपको जो भी रखना है मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मान लो मैंने 500 रख दिया। ठीक है, जो मेरे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है और एंडिंग वाला मैक्स वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे रहे वो मैंने इसके अंदर शुरू में बता दिया, मिन प्राइस मैक्स प्राइस। ठीक है, इन दोनों को मैं उस स्लाइडर के अंदर यूज़ करूँगा ताकि उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स जो हैं स्टार्टिंग में आपके आ जाएं स्लाइडर के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पेजिनेशन भी यूज़ करने वाले हैं। तो पेजिनेशन के लिए कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यूज़ कर लिया है करंट पेज। ठीक है, मतलब जिस अभी हम कौन से पेज पे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट्स को दिखाना है। जैसे पहले पेज पे हैं तो मुझे 0 से लेके 8 तक के प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, क्योंकि मैं एक पेज पे 9 प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ तो 0 से लेके 8 तक दिखाऊंगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। और जब मुझे दूसरे पेज पे जाऊंगा तो 9 से लेके बाकी के जो 9 प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक दिखाऊंगा। ठीक है, तो करंट पेज हमें पता करना पड़ेगा और स्टार्टिंग में जो करंट पेज रहेगा वो तो 1 रहेगा। तो सेट करंट पेज, और इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में क्या रख दिया, यूज स्टेट।
ठीक है, सबसे पहले जैसे ही पेज लोड हो तो हम 1 रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा करेंट पेज क्या रहेगा, 1 रहेगा, ताकि हम जो आइटम्स हैं वो 0 से लेके 8 तक, या जितने भी आइटम आप दिखाना चाहते हो, पहले पेज पे आप 5 आइटम दिखाना चाहते हो तो 0 से 4 तक, है ना, फिर बाकी जो है दूसरे पेज पे 5 से 9 तक, इस तरीके से आप सेट करोगे। उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब आपको जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं एक पेज पे, वो आप यहाँ एक वेरिएबल में बता दोगे। तो मैंने बता दिया फूड्स पर पेज, एक पेज के अंदर मुझे कितने प्रोडक्ट्स को दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ, जैसा मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया था होम पेज के अंदर, होम पेज पे हमने क्या किया था, एक पेज पे 9 प्रोडक्ट्स दिखाए थे, अच्छा लग रहा था। तो वैसे ही हम मेन्यू के अंदर भी एक पेज के अंदर 9 प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं। अभी जैसे टोटल 12 हैं, तो मैं चाहता हूँ 9 आए, फिर बाकी के दूसरे पेज पे आए, उससे ज़्यादा हो तो फिर तीसरे चौथे, इस तरीके से आते जाएं। तो पेजिनेशन भी हम इसमें सीखेंगे। तो फूड्स पर पेज, ये आपके अकॉर्डिंग आप कितने रखना चाहते हो एक पेज पे, तो मैंने 9 रख दिया। ओके, इतने सब स्टेट वेरिएबल से मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले अब क्या करते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बना लेते हैं पहले, है ना। एक सर्चिंग वाला जो ऑप्शन है वो दे देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं पब्लिक लेआउट के अंदर, ये हमारा डिव हो गया। डिव के अंदर ये मैंने कुछ कंडीशन तो लगाई है, ठीक है, अभी इसको लगे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, रो बनाया। रो से पहले क्या करते हैं, कंटेनर बना लेते हैं, अदरवाइज आप देखोगे ना ये कुछ भी यहाँ पे मार्जिन वगैरह नहीं आ रहा लेफ्ट और राइट से, ठीक है, मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं आ रहा। तो अगर मैं कंटेनर लगा दूंगा तो उसमें कंटेनर में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ले लेता है। तो नेम क्लास नेम मैंने दे दिया कंटेनर, ताकि लेफ़्ट और राइट से हमें मार्जिन और पैडिंग मिल जाए। तो ये स्टार्टिंग में हमने ओपन किया और लास्ट में मैंने इसको बंद कर दिया। ये हमारा रो वाला जो डिव है वो है। तो एक हमारा हो गया कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर हमने ये रो बना दी। अब इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे पैडिंग भी दे देते हैं, ऊपर से भी, ऊपर नीचे से भी थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 5 का, तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। नीचे हो गया। एंड उसके बाद में क्या बनाता हूँ, उसके बाद में एक हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है। जैसा जैसा आप यहाँ देख रहे हो वैसा हमें ये फाइंड योर डिलीशियस फूड सीयर वाला हेडिंग दे देता हूँ। तो मैंने एक हेडिंग दे दिया, H2 यूज़ कर लिया, एंड H2 के अंदर मैंने लिख दिया फाइंड योर डिलीशियस डिलीशियस फूड्स हियर। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग दे दिया और इसमें मैंने इसको सेंटर में कर दिया क्लास नेम, और इसको मैंने हेडिंग को कर दिया सेंटर में। तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसके नीचे हमने जो दिया है उस थोड़ा मुझे मार्जिन देना है, तो मार्जिन बॉटम से दे दिया 4। ठीक है, तो ये आ गया फाइंड योर डिलीशियस फूड्स हियर। ओके, देन आफ्टर हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद मैंने ये रो बनाया, और रो के अंदर ये तो चलो एक रो बना हुआ है, उसके अंदर ये फूड आइटम्स दिए हुए हैं। रो बनाया है, उसके अंदर कॉलम वगैरह, ठीक है, ये बने हुए हैं। ठीक है, इसको तो बना हुआ है तो बने रहने देते हैं। इसके अलावा एक और रो हमें बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं ये सर्च वाला बॉक्स और ये ड्रॉप डाउन दिखाऊंगा। तो टोटल मेरे पास 12 साइज होता है एक रो के अंदर, तो मैं 8 कॉलम का ये बना लूँगा,
सर्च वाला जो बॉक्स है, और बाकी के 4 साइज में क्या बना लूँगा, ड्रॉप डाउन बना लूँगा। ठीक है, तो मैंने फिर से एक और डिव बनाया एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास, ठीक है, एक और मुझे रो बनाना है तो मुझे रो क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इस रो के नीचे जो दूसरी रो है उसमें हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन बॉटम से दे दिया 4। वैसे टॉप से 4 लगाया हुआ है यहाँ पे मैंने, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टॉप से लगाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी नीचे हो जाएगा ये। ओके, अब इसके अंदर मुझे बनाना है कॉलम। तो डिव, यहाँ पे हम क्लास नेम यूज़ करेंगे, कॉलम, कॉलम मीडियम 8। ठीक है, मैंने आपको बोला 8 साइज का जो रहेगा उसमें सर्च वाला हमारा बॉक्स आएगा, और दूसरा रहेगा 4 साइज का जिसमें हमारा ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है, तो पहले हम सर्च वाला बना लेते हैं। तो सर्च के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने बनाया फॉर्म। फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने दे दिया ऑन सबमिट। ठीक है, जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, कुछ नाम रख देते हैं, हैंडल सबमिट, हैंडल सर्च बना लेते हैं। ठीक है, हैंडल सबमिट या सर्च जो भी रखना हो उसी नाम से फिर आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर एक डिव बनाया, और डिव के अंदर हैंडल सबमिट पहले मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, अदरवाइज मुझे इधर आएगी। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, हैंडल सबमिट को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट हैंडल, सॉरी हैंडल सबमिट नहीं, हैंडल सर्च नाम दिया था मैंने, हैंडल सर्च। और यहाँ पे मैंने दे दिया इवेंट ऑब्जेक्ट, एरो लगाया। ठीक है, ये इसका बॉडी बना दिया। अब ये हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो हैंडल सर्च एग्जीक्यूट होगा। और फॉर्म सर्च पे आप चाहते हो कि आपका पेज रीलोड ना हो, तो आप क्या लगाते हो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाते हो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि आपका पेज जो है रीलोड ना हो। एंड हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे फ़िल्टर वाला काम करेंगे। हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, बट मुझे केवल सर्चिंग वाला फ़िल्टर नहीं करना, सर्चिंग के अलावा भी काफ़ी सारे फ़िल्टर हमारे पास हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो यहाँ से कॉल होगा, अप्लाई फ़िल्टर्स। और इसके अंदर देखो, जो सर्च वाला टर्म है उसके अकॉर्डिंग तो फ़िल्टर करना ही करना है, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स में जो होगा उसके अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर करेंगे। बट अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो इन दोनों चीज़ों से हम फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया साउथ इंडियन, तो मैंने अगर कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया सर्च बॉक्स के अंदर तो वो साउथ इंडियन के अंदर होना चाहिए, तभी वो सर्च होके आएगा। ठीक है, तो दोनों सर्च के हमारे कंसेप्ट फॉलो हो पाए, सर्च बॉक्स वाला भी और कैटेगरी वाला भी, तो इसीलिए मैं अलग फंक्शन बनाऊंगा, अप्लाई फ़िल्टर्स नाम का बना लूँगा, कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने बना दे दिया, इसमें 2 पैरामीटर दे दिए, सर्च और सेलेक्ट कैटेगरी। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्टेट वेरिएबल हैं। ये सर्च है, टेक्स्ट बॉक्स से जो डेटा आएगा वो इसमें लेंगे, और कैटेगरी सेलेक्टेड कैटेगरी शुरू में ऑल, ड्रॉप डाउन से जो भी हम चेंज करेंगे कैटेगरी वो इसके अंदर आएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है और ड्रॉप डाउन से जो कैटेगरी लिया, दोनों के अकॉर्डिंग हम फिल्टर करेंगे। ओके, तो वो काम हम करेंगे अप्लाई फ़िल्टर्स के अंदर। तो अप्लाई फ़िल्टर्स एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ।
अभी उसका मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं डिज़ाइन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्स्ट अप्लाई फ़िल्टर्स, और यहाँ पे हम इसके अंदर हमारे पास ये दो पैरामीटर हमें रिसीव होंगे, ये दो पैरामीटर हमें रिसीव होंगे। एंड यहाँ पे हमने एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो अब हमें कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ और या तो मैं पहले पूरा बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, जो लॉजिकल काम है वो कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं फ्रंट एंड डिज़ाइन करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, अप्लाई फ़िल्टर्स में क्या होगा, देखो हम रिसीव करेंगे जो हमारा सर्च टर्म होगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये अलग अलग हैं, आप चाहो तो इनका नाम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे ये रिसीव हो रहा है और यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं, ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स का नाम है, और ये आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, तो इसका नाम आपको अलग रखना है तो अलग भी रख सकते हो। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया सर्च टर्म और यहाँ दे दिया कैटेगरी। ठीक है, अब हमें जो है सर्च करके रिजल्ट को लाना है कि कितने प्रोडक्ट्स हमें दिखाने हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट नाम का। अब मैंने यहाँ पे लेट का यूज़ किया, कॉन्स्ट का यूज़ नहीं किया, है ना। लेट का यूज़ करते हैं तो हम इसमें रीअसाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो तीन बार फिल्टर करके लेके आना है और बार बार इसमें हम रीअसाइन करेंगे। तो रीअसाइन क्योंकि मुझे करना है तो वो हम कॉन्स्ट के अंदर नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट पे हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब फंक्शन वगैरह के थ्रू जो म्यूटेट होता है, एरे ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करना टेक्निकली अलाउड होता है कॉन्स्ट में, बट रीअसाइन पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो रीअसाइन हम कर पाएँ तो इसलिए मैंने लेट का यूज़ कर लिया, है ना। ये भी जस्ट वेरिएबल है जैसे आप कॉन्स्ट के थ्रू बनाते हो। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके होते हैं, वी ए आर लिख के बनाते हो, लेट लिख के बनाते हो, कॉन्स्ट लिख के बनाते हो। तो कॉन्स्ट में वही ये चेंज नहीं कर सकते हो आप, रीअसाइन नहीं कर सकते हो, लेट में आप रीअसाइन कर सकते हो। तो शुरू में इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर हमारे पास फिल्टर होके जो फूड्स हैं वो आएंगे, बट स्टार्टिंग में मैंने इसमें फूड्स को डाल दिया, और फूड्स हमारा क्या है, स्टेट वेरिएबल है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब अभी जैसे हमारे पास 12 प्रोडक्ट्स हैं, 12 20 जितने भी होंगे वो सारे पहले तो मैंने इसमें डाल दिए, उसके बाद में उसको फिल्टर करके रिजल्ट निकालूंगा कि मुझे क्या दिखाना है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने सब रख लिया। ठीक है, बेस डेटा उसको दे दिया। अब बेस डेटा देने के बाद मैंने चेक कर लिया कि यूज़र ने सर्चिंग करते समय कुछ टर्म दिया है या नहीं दिया, जैसे ये सर्च बॉक्स है तो यूज़र इसमें कुछ लिख के सबमिट करेगा। तो अगर लिख के सबमिट किया है तो ठीक है, और जब तक नहीं लिखा है तब तक तो मुझे सर्च टर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा होगा तभी मुझे टेक्स्ट बॉक्स वाले डेटा के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है। तो हम चेक कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स वाले डेटा के अंदर कुछ है या नहीं है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं है तो सर्च टर्म के अंदर हमें ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, है ना। तो ये इफ़ वाला तभी चलेगा जब सर्च टर्म के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखने के बाद सबमिट किया है। तो लिखने के बाद अगर सबमिट किया है तो मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट के अंदर शुरू में तो मैंने सारा डेटा रख लिया स्टार्टिंग में, बाद में हम अगर यूज़र ने कुछ टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिखने के बाद सबमिट किया है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और उस केस में हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर करवा देंगे। रिज़ल्ट के अंदर सारा डेटा है तो हमने इसको फ़िल्टर करवाया, रिज़ल्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर जो भी डेटा है वन बाय वन में एक वेरिएबल के अंदर लेते जाऊँगा, फूड नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कर दिया फूड डॉट आइटम
अंडरस्कोर नेम, फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो फूड आइटम नेम के अकॉर्डिंग मुझे फ़िल्टर करना है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होगा यूज़र ने, तो उसको मुझे देखना है कि अगर फूड आइटम से वो मैच होता है, तो मैंने यहाँ पे लगाया टू लोअर केस। मैं चाहता हूँ यूज़र कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, दोनों ही केस में हमारा सर्च वाला वर्क करना चाहिए। तो पहले लोअर केस में कन्वर्ट करवाया, फिर इंक्लूड्स लगाया। इंक्लूड्स से क्या बेनिफिट होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरा हमें प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अगर मैं ये सर्च बॉक्स में थोड़ा सा लिखूंगा, है ना, जैसे मुझे आइसक्रीम लिखना है तो पूरा आइसक्रीम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आइस लिखा, सर्च किया, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तब भी हो जाए, तो इसीलिए मैंने इंक्लूड्स का यूज़ किया। एंड यहाँ पे बता दिया सर्च टर्म। ठीक है, एक्चुअल में जो डेटाबेस से हमारे पास डेटा आया है उससे हमने देखा कि क्या टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा दिया है उससे ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच होता है तो आप उस डेटा को निकाल दो। ठीक है, तो जितने भी फूड आइटम्स मैच होंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अपर केस में डालो लोअर केस में डालो, दोनों ही केस में ये सर्च कर लेगा। यूज़र अगर अपर केस में डालेगा तब भी हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, वो लोअर में डालेगा तो तब भी लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दोनों केस में वर्क करेगा। तो फिल्टर्ड होके हमारे पास ये एरे रिटर्न करेगा, और उस एरे को फर्दर हम रीअसाइन कर लेंगे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रीअसाइन कर रहे हैं इसलिए मैंने लेट का यूज़ किया है। ओके, इतना हुआ। ये तो हमारा हो गया सर्च टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो मैं नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, नीचे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इतना हुआ। रिजल्ट डॉट फिल्टर। ठीक है, फूड आइटम नेम जो यूज़र डालेगा उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िल्टर करवा के रिजल्ट के अंदर रीअसाइन कर दिया। एंड देन आफ्टर में क्या करता हूँ, ये हमारा इफ़ वाला यहाँ पे एंड हुआ। तो ये वाला पार्ट तभी चलेगा जब यूज़र ने टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डाला होगा, सर्च टर्म के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। फिर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कैटेगरी के लिए हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और उसमें अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी। जब तक यूज़र कोई भी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करेगा तो हम उसके अंदर क्या रखेंगे, ऑल रखेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर ऑल नहीं है, ऑल के अलावा अगर कुछ है ना, यहाँ पे मैंने देखो शुरू में क्या रखा हुआ है, इसके अंदर ऑल रखा हुआ है, सारी कैटेगरी से डेटा दिखाना है। तो अगर ऑल के अलावा कुछ है, मतलब ड्रॉप डाउन से अगर यूज़र ने कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन से अगर यूज़र ने कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तब मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर करना है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है और रीअसाइन करना है रिज़ल्ट के अंदर। तो रिज़ल्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे कर दिया फूड, और यहाँ लगा दिया मैंने हम्म, देखो अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे आइटम नेम जो कॉलम था उसकी जगह क्या लिख देंगे, कैटेगरी लिख देंगे। कैटेगरी कर दिया। कैटेगरी अगर बराबर है किसके, कैटेगरी अगर इक्वल है कैटेगरी के। ओके, ये कैटेगरी जो ड्रॉप डाउन से मिली, है ना, ड्रॉप डाउन से जो कैटेगरी मिलेगा वो सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर हम रिसीव करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैच करके हम डेटा यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर जो हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में। उसके अलावा हम एक स्लाइडर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे फ़िल्टर करना है। ओके, तो इनिशियली जो हमारे मिन प्राइस और मैक्स प्राइस की जो वैल्यू होगी,
वो रहेगी। अगर यूज़र चेंज करेगा तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो है फ़िल्टर होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई इफ़ वगैरह की कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ये लगाता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो कैटेगरी और इसके अकॉर्डिंग अगर यूज़र ने फ़िल्टर किया तो ये दोनों चलेंगे, और ये दोनों अगर नहीं चले या चले तब भी ये वाला तो चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो रिजल्ट डॉट फिल्टर फूड, और यहाँ पे मैं प्राइस के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करूँगा। तो मैंने कर दिया फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस। ये आप देख लेना, कॉलम्स के नाम आपने जो रखे होंगे मॉडल के अंदर वो आपको देने हैं यहाँ पे मॉडल के अंदर, उस सीरियलाइजर में जो आपने रिस्पॉन्स में दिए होंगे। तो मैंने ये रिस्पॉन्स में दिया था तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आइटम अंडरस्कोर प्राइस अगर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है अगर किसके, मिन प्राइस के। ये मिन प्राइस क्या है, ऊपर स्टेट वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर मैंने शुरू में 0 रखा था। एंड अगर, तो इन दोनों रेंज के बीच में देखना है मुझे, ये जो दोनों पॉइंट रहेंगे मेरे, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस वाला, दोनों की रेंज के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को लेके आना है, तो इसीलिए मैंने एंड लगाया। इसको भी देखेंगे, इसको भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो हो गया मिन प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू मिन प्राइस होना चाहिए, और स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्स प्राइस होना चाहिए। स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स प्राइस। ठीक है, तो ये रेंज के बीच में हमारे पास डेटा आ जाएगा, है ना। फूड आइटम का जो प्राइस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिन प्राइस है और स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स प्राइस है, तो ये रेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आ जाएगा रिजल्ट में। अब रिजल्ट में जो डेटा आया उसको हम सेट करवा देंगे इसके अंदर। अब ये सारे फिल्टर हमने कर लिए, फिल्टर करके जो डेटा आया उसको मैं डाल दूंगा यहाँ फिल्टर्ड फूड्स के अंदर, ताकि मैं फिर उसको यूज़ कर पाऊँ हमारे यहाँ पे जो हम फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करके जो रिजल्ट आया वो मैं डाल दूंगा स्टेट वेरिएबल के अंदर, ताकि फिर मैं अपने यूआई में उसको यूज़ कर पाऊँ स्टेट वेरिएबल के थ्रू। तो मैंने लगाया सेट फिल्टर्ड फूड्स। ठीक है, ये हमारा सेटर फंक्शन है, और रिजल्ट के अंदर जो डेटा आया वो मैंने सेट फिल्टर फूड्स के थ्रू किस में डाल दिया, फिल्टर्ड फूड्स के अंदर डाल दिया। तो ओरिजिनल हमारा फूड्स के अंदर तो सारा डेटा रखा हुआ है, फिर फिल्टर होके जो आया वो फिल्टर्ड फूड्स के अंदर हमने रख लिया, ताकि एक बैकअप हमारे पास उसमें रहे। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, पेजिनेशन वाला लॉजिक लगाएंगे। पहले अगर और एक काम और करते हैं, देखो फिल्टर होने के बाद जो पेजिनेशन रहेगा उसको फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा पेजिनेशन वाला, सेट करेंट पेज में मैंने 1 डाल दिया, क्योंकि मैं फ़िल्टर कर दूंगा अगर, तो मेरे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने प्राइस कम कर दिया या नाम के अकॉर्डिंग सर्च कर दिया, तो मेरा पेजिनेशन फिर से 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट करेंट पेज में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, शुरू में भी ऊपर 1 डाला था। ओके, अब मैं पेजिनेशन वाला लॉजिक लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो फंक्शन था वो यहाँ पे एंड हुआ, इसके बाहर आके, फंक्शन के बाहर आया। अब मैं लगाऊंगा हमारा पेजिनेशन वाला लॉजिक। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा है, बार बार प्यास लग रही है तो ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है बीच बीच में। ओके, पेजिनेशन लॉजिक। पेजिनेशन लॉजिक, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब पेजिनेशन का लॉजिक लगाऊंगा कि एक पेज में कितना डेटा आएगा, कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक आएगा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड। ठीक है, अब कौन से पेज पे मुझे किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक डेटा दिखाना है, तो मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए। मुझे उसके लिए आ, एक तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड पता होना चाहिए। जैसे पहले पेज पे मान लो हमें 5 फूड्स को दिखाना है, तो वो 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक रहेंगे, 4 इंडेक्स तक। और दूसरे पेज पे पाँच पाँच प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो 5 से लेके हमारे 9 तक रहेंगे, है ना, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके का लॉजिक रहेगा। अब ये अभी तो मुझे 9 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो 0 से 8 पहले पेज पे, फिर दूसरे पे हमारे 9 से लेके आगे तक। ठीक है, तो हमें इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताया, वो कैसे पता चलेगा, उसका ये लॉजिक रहेगा, करेंट पेज मल्टीप्लाई। जब आपको लास्ट फूड आइटम निकालना है तो आप क्या करोगे, करेंट पेज मल्टीप्लाई फूड्स पर पेज कर दोगे, फूड्स पर पेज। देखो इससे क्या होगा, मान लो हम पहले पेज पे हैं, तो पहला पेज हमारा क्या है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लो एज्यूम मैंने किया पेज हमारा कौन सा है, 1 है ना। और अभी मैं 9 नहीं लेता हूँ, मैं आपको मान लो कि एक पेज में 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसा समझ लो, है ना। ऐसा मान लो अभी कि एक पेज में 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, 1 चलो 9 ही ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। करेंट पेज मल्टीप्लाई फूड्स पर पेज, तो अगर मान लो मैं पहले पेज पे हूँ, तो पहले पेज का नंबर मतलब 1, सेट करेंट पेज से हमने शुरू में 1 सेट कर दिया है। तो 1 फूड्स पर पेज में मुझे कितने फूड आइटम दिखाने हैं, मुझे एक पेज में 9 फूड आइटम दिखाने हैं, ऊपर मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, आपको जितने भी दिखाने हो, तो इसमें मैंने 9 रखा हुआ है और इनिशियली करेंट पेज के अंदर 1 रखा हुआ है। तो शुरू में क्या हुआ, 1 × 9 हुआ और रिजल्ट क्या आया, 9। तो ये इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड में क्या चले गया, 9 चले गया। तो हम 0 से लेके 8 तक दिखाएंगे, 9 को एक्सक्लूसिव रखेंगे। ठीक है, तो ये हमें, और अगर मैं सेकंड पेज पे हूँ तो मुझे 2 × 9 मिल जाएगा, तो वो इंडेक्स, वो लास्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 18 हो जाएगा, तो 17 तक ये जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूसिव रखेंगे। वो कैसे करेंगे, वो स्लाइस के थ्रू करेंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, लास्ट इंडेक्स पता चल गया, पहले पेज पे लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, दूसरे पेज पे लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा इससे। 1 × 9, फिर दूसरे पेज के लिए 2 × 9, तीसरे पेज के लिए 3 × 9। ओके, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड कर देते हैं, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड। और यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट फूड। आप कैसे निकालोगे फर्स्ट फूड का इंडेक्स, उसके लिए आप करोगे इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड, जो कि आपको ऊपर पता चल गया है। अगर लास्ट आइटम आपका 9 है, तो पहला वाला क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम पहले पेज पे हैं और ये हमें इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड ऊपर हमारे पास निकल के आ गया कितना, 9, 1 × 9 9 आ गया। तो अब ये कितना होगा, 9 माइनस फूड्स पर पेज, 9 - 9 0। तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना, अगर पहले पेज की बात करें तो 9 - 9 0 हो जाएगा। तो 0 से शुरू करेंगे और 9 को एक्सक्लूसिव रखेंगे, मतलब इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड को एक्सक्लूसिव रखेंगे, तो ये 0 से 8 तक जाएगा। फिर दूसरे पेज की बात करें तो 2 × 9 18 हो जाएगा, तो इसमें 18 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 - 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 से शुरू होगा और 17 तक जाएगा। तो ये इस तरीके से लॉजिक आगे बढ़ता रहेगा। ओके,
अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, करंट फूड्स निकाल लेते हैं। कॉन्स्ट करंट फूड्स। ठीक है, अब पहले पेज पे जो हमें फूड आइटम्स दिखाने हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाना है। दूसरे पेज पे दिखाना है तो यहाँ से यहाँ तक दिखाना है ना। पहले पेज पे हमारा 0 से 8 हो गया, दूसरे पेज पे 9 से 17 हो गया। तो वो डेटा हमें मिल जाएगा करेंट फूड्स के अंदर। तो हमने यहाँ हमारे पास जो फिल्टर होके आया था डेटा, उसके अंदर सारे फिल्टर होके आ गया था हमारा डेटा। तो फिल्टर्ड वाले डेटा को फर्दर हम यहाँ पे पेजिनेशन के अकॉर्डिंग सेट स्लाइस कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे दिखाना है। इसके अंदर डेटा तो सारा है, बट मुझे 5-5 प्रोडक्ट्स लाने हैं या 9-9 प्रोडक्ट्स लाने हैं। तो फिल्टर्ड फूड्स को मैंने क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। और यहाँ पे मैंने कर दिया कि अगर पहले पेज पे हो तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फूड से लेके इंडेक्स ऑफ लास्ट फूड तक दिखा दो। दूसरे पेज पे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऊपर कैलकुलेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप दिखा दो। तो पहले पेज पे अगर हम रहेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा, 0 से लेके 9 तक। तो 9 क्योंकि एक्सक्लूसिव रहेगा, स्लाइस में क्या होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है और एंड जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है ना। स्टार्टिंग वाला तो इंक्लूसिव होता है। तो ये 0 से 8 तक चलेगा। दूसरे पेज पे है तो हमारा ये 9 से लेके 17 तक चलेगा। ओके, तो उतने उतने फूड आइटम्स हमारे पास आते जाएंगे। ओके, एंड टोटल पेजेस कितने बनेंगे वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट मैंने बना दिया कॉन्स्ट टोटल पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट टोटल पेजेस, और यहाँ पे ले लिया मैथ डॉट सील। इसका मैंने क्यों यूज़ किया ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मैथ डॉट सील, तो यहाँ पे मैंने कर दिया फिल्टर्ड फूड्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय फूड्स पर पेज। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मैंने मैथ डॉट सील क्यों लगाया है, ये हमेशा क्या करता है, राउंड अप करता है। जैसे हमारे पास क्या है, ऐसा मानो अगर आप कि जैसे मेरे पास क्या है, अ, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि चलो मेरे पास 12 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय में फूड्स पर पेज करूँगा यहाँ पे। मान लो मुझे एक पेज पे 5 प्रोडक्ट्स दिखाना है, वैसे तो मुझे 9 दिखाना है। थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये मैंने फिल्टर्ड फूड्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय फूड्स पर पेज कर दिया। यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रही है, फूड्स पर पेज है शायद, है ना, ऊपर फूड्स पर पेज लिखा था। ठीक है, तो एक पेज में मेरे 9 है या 5 मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए। और फिल्टर्ड फूड्स डॉट लेंथ यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिल्टर्ड फूड्स डॉट लेंथ। हाँ, थोड़ा सा ये लॉजिक, नहीं नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो फिल्टर्ड फूड्स डॉट लेंथ, मान लो ये हमारे फिल्टर होके आए। और अच्छा, ये स्लाइस करने से पहले का दिखा रहे हैं ना। स्लाइस करने से पहले इसमें जो डेटा है, मान लो इनिशियली हमारे पास क्या है, 12 फूड्स हैं। ठीक है, तो 12 फूड्स हैं, तो क्योंकि इसको मैंने उसी में असाइन नहीं किया, रीअसाइन नहीं किया, तो इसमें तो वही रहेगा इनिशियल वाला डेटा। तो 12 था मान लो, 12 फूड्स थे तो इसमें 12 रहेगा, डिवाइडेड बाय, मुझे मान लो एक पेज पे 5 दिखाना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 में करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2.4 आ जाएगा समथिंग, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, और बाकी जो बचा तो 2.4 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, सील करूँगा।
मैथ डॉट सील से हमें क्या मिलता है, हमेशा राउंड अप करके मिलता है, तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 पेज बनेंगे। और ये करना ज़रूरी है राउंड अप करना, क्योंकि अगर मैं राउंड डाउन करूँगा तो मेरा, अगर मुझे एक पेज पे 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो एक पेज पे 5 आएंगे, दूसरे पेज पे 5 आएंगे, और अगर टोटल 12 थे तो बाकी के 2 प्रोडक्ट्स तो लॉस हो जाएंगे ना, वो तो मुझे दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको राउंड अप कर दिया। और मुझे अगर 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, टोटल 12 हैं, तो मैं पहले पेज पे 5 दिखाऊंगा, दूसरे पे 5 दिखाऊंगा, और तीसरे पे बाकी बचे हुए 2 दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा। ये हमें इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ टोटल पेजेस कितने रहेंगे। अभी 9 वाला केस है तो आप 12 डिवाइडेड बाय 9 कर देना। ठीक है, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब 2 पेज हमारे बनेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टोटल पेजेस हो गया, और उसके बाद इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारा एक फंक्शन रहेगा। एक फंक्शन हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल पेज चेंज। हैंडल पेज चेंज, कॉन्स्ट हैंडल पेज चेंज, और यहाँ पे मैंने दे दिया पेज, पेज नंबर हम पास करेंगे, वो यहाँ पे रिसीव करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया सेट करेंट पेज। ठीक है, तो हैंडल पेज चेंज, हमें पेज नंबर यहाँ पे रिसीव होगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, करंट पेज में वो नंबर सेट कर दिया इस फंक्शन के थ्रू। फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन का है तो हमने एक ही लाइन में इसको लिख दिया। अदरवाइज आप बॉडी बना के भी कर सकते हो, है ना, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जो बॉडी बनाते हैं वो भी कर सकते हो। बट ये फंक्शन चलेगा तो जस्ट ये पेज नंबर लेगा और सेटर फंक्शन को कॉल करके उसमें पेज नंबर डाल देगा। तो ये फंक्शन कब चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये ऊपर का लॉजिक हमने सारा जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन पे, हैंडल पेज चेंज। एक काम करता हूँ, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हैंडल पेज चेंज नाम रखा है ना, मैं इसका नाम कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ, पेजीनेट कर देता हूँ। कुछ भी नाम रख सकते हो, हैंडल पेज चेंज भी रख सकते हो। पेजीनेट कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ पेज की जगह पेज नंबर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया पेज नंबर, जस्ट मैंने नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, वो भी रख सकते थे हैंडल, तो मैंने पेजीनेट नाम कर दिया इसका। अब देखो, अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन बनाते जाते हैं तो हमें समझ में आते जाएगा। ठीक है, ये हैंडल सर्च को कॉल करेगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव बनाते हैं, क्लास नेम। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इनपुट ग्रुप का। ठीक है, इनपुट ग्रुप मैंने क्लास यूज़ कर ली, एंड उसके बाद नेक्स्ट मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप का यूज़ कर लिया। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए, और उसके बाद मैंने इसमें क्लास नेम लगा दिया। क्लास नेम मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर्म कंट्रोल, ताकि ये पूरा 100 विड्थ का हो जाए। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, क्लास नेम के बाद पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लास नेम हो गया। क्लास नेम के बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगा। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया, ठीक है, जो वाटर मार्क आपको दिखेगा। तो मैंने कहा सर्च योर फेवरेट फूड, सर्च योर फेवरेट फूड। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी आना चाहिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया 8 वाले साइज में। इसी के अंदर हमारा बटन भी आ जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट ग्रुप का यूज़ किया है। एंड इसकी वैल्यू, वैल्यू में हमने क्या डाल दिया, जो सर्च में होगा।
जो हमारे स्टेट वेरिएबल सर्च में होगा। और ऑन चेंज पे हम कर देंगे, जैसे ही हम इसमें चेंज करेंगे, जैसे ही हम इसमें कुछ टाइप करेंगे, तो वो वैल्यू हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर ऊपर जाना चाहिए, जो हमने ऊपर स्टेट वेरिएबल बनाया था सर्च नाम का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इवेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमारा ये इवेंट परफॉर्म होगा ऑन चेंज वाला, तो इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन ई नाम के वेरिएबल में होती है। तो हमने यहाँ पे कर दिया सेट सर्च, जो ऊपर स्टेट वेरिएबल बनाया था। स्टेट वेरिएबल का जो फंक्शन था, सेटर फंक्शन, सेट सर्च, उसके थ्रू हम उसमें वैल्यू सेट कर देंगे ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ई डॉट टारगेट मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है, इसकी जो वैल्यू होगी, हमने जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, तो वो सेट हो जाए किसमें, सर्च नाम का जो ऊपर हमारा स्टेट वेरिएबल है, और उसमें जो पार्टिकुलर टाइम पे वैल्यू हो वो इसमें हमें दिखाई दे। ठीक है, यही लॉजिक लगाते हैं। आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये इनपुट हो गया। इसके नीचे हम बटन बना लेते हैं। तो मैंने बटन बनाया, और बटन के अंदर मैंने बटन को पहले तो किस कलर का दिखाना है, तो उसके लिए मैंने इसको बटन क्लास लगा दिया और बटन प्राइमरी कर दिया, ताकि ब्लू कलर का बटन आ जाए। एंड सबमिट वाला बटन बनाना है मुझे, तो टाइप मैंने इसका रख दिया सबमिट। सबमिट टाइप दे दिया। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे एक आइकॉन दे देता हूँ, सर्च वाला। तो सर्च वाला मैंने आइकॉन दे दिया। क्लास नेम, क्लास नेम एंड सर्च के लिए मैंने लिखा एफ ए डैश सर्च। ठीक है, एफ ए डैश सर्च लिखा। तो ये हमारा सर्च वाला आइकॉन तो आ गया, बट ये इससे नीचे क्यों आ रहा है बटन। अच्छा, ये पूरा डिव के अंदर तो मैंने डाला है। अच्छा, डिव में मैंने क्लास लगाई है, जो वो क्लास नेम लिखना था मुझे। इनपुट ग्रुप से क्या होगा, वो एक साथ आएंगे। ठीक है, अब सही है ना। तो ये सर्च आ गया, इनपुट ग्रुप से यही काम होता है, ये दोनों साथ में आ गए हमारे, है ना। ये बटन भी साथ में आ गया, उसका आइकॉन, और ये हमारा सर्च बॉक्स भी आ गया। तो इन दोनों को ग्रुप कर दिया हमने इनपुट ग्रुप से। इनपुट ग्रुप से हमने दोनों को ग्रुप कर दिया, और ये हमारा कॉलम जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। अब दूसरे कॉलम की बात आती है। ठीक है, दूसरे कॉलम की बात आती है, उस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो मैं सेलेक्ट टेक का यूज़ करूँगा, एंड सेलेक्ट के अंदर मैं क्लास यूज़ कर लूँगा। क्लास नेम फॉर्म सेलेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं, बट सेलेक्ट के अंदर आप फॉर्म सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हो, ताकि वो ड्रॉप डाउन वगैरह आपको एरो वगैरह वहाँ पे, ये एरो आ गया ना, तो ये एरो वगैरह आपको डिस्प्ले होगा अगर आप ये लगाओगे फॉर्म सेलेक्ट। उसके बाद इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया शुरू में सेलेक्टेड कैटेगरी। सेलेक्टेड कैटेगरी के अंदर जो भी होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, जो हमारा स्टेट वेरिएबल था सेलेक्टेड कैटेगरी। और यहाँ पे भी हम ऑन चेंज लगा देंगे। जैसे ही मैं चेंज करूँगा, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन से कुछ भी कैटेगरी का नाम सेलेक्ट किया, तो मुझे कॉल करना है किसको, कैटेगरी हैंडल कैटेगरी चेंज को। ये आई थिंक अभी ऊपर मैंने नहीं बनाया है, इसको बना लूँगा मैं। अभी इधर डिस्प्ले होगी, इसको नहीं बनाया, इसको भी बनाना है। तो चलो इसको भी बना लेते हैं तभी, या तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ऑन चेंज हैंडल कैटेगरी चेंज,
इतना हो गया, ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब सेलेक्ट के अंदर क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। तो ये हमने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैंने, देखो मैंने आपको बताया था शुरू में मैं क्या रखूँगा, ऑल रखूँगा। जब तक यूज़र कुछ भी सेलेक्ट ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रहे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल कैटेगरीज। तो ये ऑल मैंने अपने से यहाँ पे दे दिया, शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रहेगा। और उसके बाद तो मुझे ड्रॉप डाउन में अपने से फिल करके दिखाना है पहले डेटा, जो हमें कैटेगरीज के अंदर डेटा मिला होगा। ऊपर आपको याद होगा, ठीक है, हमने यहाँ से कैटेगरीज के अंदर डेटा फैच करवाया था। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो मुझे यहाँ पे इटरेशन करवा के डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लगा दिया। कैटेगरीज ये हमारा ऊपर स्टेट वेरिएबल था, इसके थ्रू हमने मैप करवा दिया। तो डेटा वन बाय वन हमारे पास आएगा और एक वेरिएबल के अंदर हम रिसीव करते जाएंगे। एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एरो लगा के हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी डेटा आया उसको हम ऑप्शन के अंदर डालते जाएंगे। ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक था। अच्छा, इसको, इसके लिए एक और ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, ये और यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरी और इंडेक्स भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन टैग मैंने यूज़ कर लिया जैसे ऊपर यूज़ किया था। वैल्यू, वैल्यू में हम क्या देंगे, जो भी हमें वैल्यू में हम दे देंगे कैटेगरी का नाम, कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, जो भी आपने सीरियलाइजर के थ्रू रिस्पॉन्स में दिया होगा कॉलम का नाम, वो आपको देना है। और जो आप डिस्प्ले करवाओगे तो डिस्प्ले भी वही करवाऊंगा मैं, कैटेगरी का नाम, और वही हमारा जाएगा स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इंडेक्स अगर आप यहाँ पे रिसीव करते हो तो यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना, बट देना चाहिए। इंडेक्स नहीं लिया तो आप चाहो तो आईडी भी दे सकते हो, कैटेगरी डॉट आईडी, बट ये इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आपको देना चाहिए जब भी आप मैप करवाते हो, तो इंडेक्स या फिर कुछ भी एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे आप देते हो। ओके, इतना हो गया, सेलेक्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई थिंक ये मुझे सही लग रहा है सब कुछ। बट अब ये जैसे ही हम ओन चेंज करेंगे, जैसे ही हम ड्रॉप डाउन से चेंज करेंगे, तो हमें हैंडल कैटेगरी चेंज को बनाना पड़ेगा ऊपर। तो हैंडल कैटेगरी चेंज हमारा एग्जीक्यूट होगा, और उसमें भी हम, जैसे हमने सर्च वाला फंक्शन बनाया है हैंडल सर्च, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया हैंडल कैटेगरी चेंज, हैंडल कैटेगरी चेंज लगाया। और यहाँ पे मैंने, इसमें तो कोई फॉर्म वगैरह तो है नहीं, तो इसको हटा दिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को। जस्ट मैंने क्या कर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो कैटेगरी मुझे मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, जो भी कैटेगरी हमें मिली उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया, कॉन्स्ट कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लॉजिक अपने से ना लिख के, मतलब यहाँ पे दोबारा से ना लिख के, वही अप्लाई फिल्टर्स को कॉल कर देंगे। ठीक है, जो कैटेगरी मिला उसको मैंने करेंट कैटेगरी के अंदर डाल दिया, सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया। ऊपर जो मैंने सेटर फंक्शन बनाया था, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, ठीक है, इसके अंदर मैंने करेंट कैटेगरी को डाल दिया। फिर आप चाहो तो यहाँ पे सेटर फंक्शन, वो जो स्टेट वेरिएबल था उसको पास कर सकते हो, या फिर कैटेगरी आपने यहाँ से रिसीव किया है तो सीधे इसको पास कर दो।
ठीक है, यहाँ पे देखो, या तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी जो स्टेट वेरिएबल था वो भी पास कर सकते हो, या फिर कैटेगरी भी पास कर सकते हो, दोनों में एक ही चीज़ होगी, है ना। ये आपको समझ में आया। आराम से आप दोबारा देखना और वैल्यूज प्लेस करके देखना, ड्राई रन करना, तो आपको समझ में आएगा। ओके, काफ़ी बड़ा हो रहा है। ओके चलो, ये इतना हुआ। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, हमारा ड्रॉप डाउन भी बन गया। ड्रॉप डाउन बनाने के बाद मुझे स्लाइडर बनाना है। स्लाइडर पहले बना लूँ, चलो स्लाइडर बना लेता हूँ। अभी देखते हैं आउटपुट में कितना आया। ड्रॉप डाउन भी हमारे पास आ चुका है, इसमें डेटा भी आ रहा है। ठीक है, डेटा भी आ गया। अब हम स्लाइडर बना लेते हैं। तो ये आप देखो, ये हमारा दूसरा कॉलम ख़त्म हुआ, ये रो ख़त्म हुआ। इस रो के बाद मैं बना लेता हूँ। अब रो के बाद चाहो तो मैं एक रो भी बना सकता हूँ, या डायरेक्ट ही दे देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में एक डिव बना लेता हूँ, है ना। रो भी बना सकते हैं, रो कॉलम बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रो बना लेता हूँ, क्योंकि सभी में जब हम रो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। एक और रो बना लिया, मार्जिन दे दिया बॉटम से 4। रो कॉलम ज़रूरी इसलिए नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बस एक स्लाइडर दिखाना है ना। जब डिवीज़न करना है, एक कॉलम में ये चाहिए, दूसरे कॉलम में ये चाहिए, तब अच्छा लगता है, तब ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट अभी सेम फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। कॉलम मीडियम 12 कर दिया, पूरा 12 साइज में मुझे स्लाइडर को दिखाना है। स्लाइडर में सबसे पहले तो मैं एक लेबल लेबल दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा लेबल जो रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा फिल्टर बाय प्राइस, और जो भी हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो स्टेट वेरिएबल था ऊपर, उसके अंदर जो डेटा होगा वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो लेबल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया क्लास नेम, और लेबल हमारा बूट स्ट्रैप का, उसमें डिज़ाइनिंग अप्लाई हो जाए तो फॉर्म लेबल लगा दिया। फॉर्म लेबल, हालांकि कोई फॉर्म वगैरह यहाँ नहीं बनाया है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, और मार्जिन दे दिया ऊपर से 2, एंड उसके बाद ऊपर नीचे दोनों से दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फिल्टर बाय प्राइस। ठीक है, तो ये लेबल में आपको दिखेगा फिल्टर बाय प्राइस। उसके बाद मुझे एक रुपीस का सिंबल चाहिए, तो मैं गूगल से ले लेता हूँ, गूगल रुपीस सिंबल। ठीक है, ये रुपीस का सिंबल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिल्टर बाय प्राइस, और यहाँ पे मैंने लिखा रुपीस, और उसके बाद मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया था, जिस मिन प्राइस और मैक्स प्राइस वाला। मिन प्राइस में मैंने शुरू में 0 रखा था, और बाद में मैंने मैक्स प्राइस में कितना रखा था, 500 रखा था। जो भी होगा तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा, मिन प्राइस मैक्स प्राइस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 0 से 500 लिखा हुआ आ गया, ये हमें स्टेट वेरिएबल के थ्रू डेटा मिल रहा है। शुरू में हमने उसमें ये डेटा रखा हुआ है, बट अब हम स्लाइडर के थ्रू डेटा को चेंज करेंगे। बट पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम बना लेते हैं स्लाइडर। ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, आरसी स्लाइडर से हमने स्लाइडर को इंपोर्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने स्लाइडर को ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है आरसी स्लाइडर के थ्रू, तो उसका डिज़ाइनिंग हमें इसके थ्रू मिल जाएगा। ये सीएसएस आ जाएगा, तो हमें उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं करना, बट हमें बस रेंज वगैरह ये सब बताना है कि मिन क्या रहेगा, मैक्स क्या रहेगा। तो स्लाइडर, और इसके अंदर आप सारी चीज़ें बता दोगे, लाइक
आपने इसके अंदर बता दिया कि हमें रेंज यूज़ करना है। ठीक है, रेंज से क्या होगा ना, रेंज रेंज हाँ, रेंज से ये आपका दो, इसमें ये क्या बोलते हैं, इसके दो हैंडल हो जाएंगे इसके, एक मिन प्राइस का, एक मैक्स प्राइस का, है ना। दो हैंडल वाला स्लाइडर आएगा। अगर मैं ये रेंज नहीं लगाऊंगा तो एक ही हैंडल उसमें आएगा, दोनों तरफ से वो आगे पीछे हो पाए, उसके लिए आप यहाँ पे रेंज लिख देते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रेंज हो गया, रेंज के बाद मिनिमम क्या रहे और मैक्सिमम क्या रहे। तो मिनिमम मैंने बोला 0 रहे, और मैक्सिमम मैंने कहा कहाँ तक ये स्लाइड हो पाए, 0 से मैंने कर दिया इसको 500। ठीक है, अभी दोनों जो पॉइंट आ रहे हैं वो 0 पे ही आ रहे हैं, तो उसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें दे दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियली मुझे इसमें सेट करना है जो मेरा मिन प्राइस के अंदर है और मैक्स प्राइस के अंदर है, वो सेट करना है। मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, ये हमारे स्टेट वेरिएबल थे, मिन प्राइस मैक्स प्राइस। तो ये मैंने अगर सेट कर दिया, अब ये सही पोजीशन पे आना चाहिए। मिन प्राइस मैक्स प्राइस, हाँ अब देखो ये प्रॉपर पोजीशन पे आ रहा है। एक एक तरफ वाला जो हमारा हैंडल आ रहा है वो 0 पे आ रहा है, दूसरा वाला 500 पे आ रहा है। अगर मैं ऊपर चेंज करता हूँ, मैंने इसको कर दिया, मान लो आपको समझाने के लिए मैंने इसको 300 कर दिया, है ना, 300 कर दिया, 200 कर दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये आपका सेट हो जाएगा। मिन 0, मैक्स 200, और लेकिन हम इसको 500 तक ले जा सकते हैं, है ना। अब ये चेंज नहीं हो रहा, ऊपर ये चेंज होना चाहिए हमारा लेबल, तो अभी वो अपडेट नहीं हो रहा। प्राइस स्लाइडर के अकॉर्डिंग वो अपडेट भी होना चाहिए। ठीक है, आपको ऊपर जो भी देना हो मैक्स प्राइस के अंदर 500 200 वो दे देना। मैंने आपको समझाने के लिए अभी वहाँ पे 200 लिख दिया। तो इनिशियली हमारा एक हैंडल 0 पे आएगा, दूसरा 200 पे आएगा, और ये तो उसका स्लाइडर का रेंज है। ओके, नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ऑन चेंज। जैसे ही हम उसमें चेंज करेंगे, स्लाइडर को आगे पीछे करेंगे, तब हमारी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए दोनों स्टेट वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू। एक्चुअल में जब हम आगे पीछे करते हैं तो हमें इसमें वैल्यू मिलती है, दो वैल्यू मिलती हैं, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस, दोनों मतलब जो उसके हैंडल हैं दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है। तो दोनों वैल्यूज़ को हमें सेट करवाना है सेटर फंक्शन के थ्रू। तो मैंने सेटर फंक्शन बनाया था, सेट मिन प्राइस और सेट मैक्स प्राइस। तो सेट मिन प्राइस का यूज़ करके मैंने जो हमारा मिन प्राइस था स्टेट वेरिएबल, उसकी वैल्यू को सेट करवा दिया, वैल्यू 0। ठीक है, कॉन्स्ट को हम इस तरीके से म्यूटे जो है अपडेट करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट रीअसाइन नहीं कर सकते, है ना। स्टेट वेरिएबल हमारा कैसा होता है, कॉन्स्ट होता है, बट उसको अपडेट किया जा सकता है, रीअसाइन नहीं किया जा सकता। सेट मैक्स प्राइस, और मैंने कहा यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगी, इसीलिए हम यहाँ पे दो वैल्यू सेट भी करते हैं डिफ़ॉल्ट में, और दो वैल्यू मिलती हैं। 0 पे हमें मिन वाला मिलेगा, 1 पे हमें मैक्स वाला मिलेगा, दूसरे तरफ का जो हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर रिफ्रेश करें और आगे पीछे करें, देखो अब वैल्यू चेंज हो रही है, इस वाले हैंडल से ये वाली मैक्स वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और ये लेफ्ट साइड वाले हैंडल से हमारा मिन वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो ये वैल्यू चेंज करने का भी हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन चेंज पे हम कॉल कर देंगे किसको, अप्लाई फिल्टर्स को, इसके अकॉर्डिंग फिल्टर भी अप्लाई हो जाए। तो अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर्स, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया सर्च को। ठीक है, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। सर्च कॉमा,
ठीक है, दोनों हमने दो पैरामीटर इसके अंदर हमें देने पड़ेंगे। सेलेक्टेड, क्योंकि ये फंक्शन जब हमने बनाया है तो दो वैल्यू हमने रिसीव की है। ठीक है, तो यही सारा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट बॉक्स का डेटा भी गया, कैटेगरी भी हमने जो चेंज की होगी वो भी गई, और मिन मैक्स अगर कुछ चेंज किया है तो वो भी जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। ठीक है, सर्च मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा सर्च वाला वो भी प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और ये हमारा मिन मैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सारा चेंज करके सेट फिल्टर्ड फूड्स में आया। और फिर उसके बाद हमने निकाला था एक पेज पे कितना डेटा दिखाना है सेट फिल्टर्ड फूड्स के थ्रू स्लाइस करके, तो वो करेंट फूड्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो सारा फिल्ट्रेशन लॉजिक हमने लगा लिया। अब हमारे पास जो डेटा आएगा वो इसके अंदर आएगा, करेंट फूड्स के अंदर एक पेज पे कितना डेटा दिखाना है। तो इसको अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखो हमने फूड्स के अकॉर्डिंग डेटा दिखाया था, तो ओरिजिनल डेटा आ रहा था, सब कुछ दिख रहा था जितने प्रोडक्ट्स थे। बट अब हम इसके थ्रू दिखाएंगे करेंट फूड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कर दिया करेंट फूड्स। तो पहले पेज में तो हमारे 9 प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको कितने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? 9 प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको मैंने अगर आगे पीछे किया, कैटेगरी मैंने चेंज कर दी, मान लो साउथ इंडियन। साउथ इंडियन में कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो किसी में भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, शुरू में तो सारा डेटा आ रहा है, बट बाद में क्यों नहीं आ रहा वो देखना पड़ेगा। यहाँ तो 200 आ रहा है। ठीक है, पहले 200 588 आ रहा था, अब 200 29, नहीं कैटेगरी का आ रहा था वो 2986, ये भी सही है। तो शुरू में देखो सारा डेटा आया, अगर मैं नाम से सर्च करता हूँ, नाम से सही है, कैटेगरी में कुछ मिस्टेक है। और यहाँ अगर प्राइस से सर्च करूँ, प्राइस से भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैंने 87 से 100 कर दिया, तो उसकी रेंज में जो होगा वो आएगा। 100 से ऊपर हो जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारे कैटेगरीज में शायद गड़बड़ है, या तो उसके अंदर कुछ डेटा नहीं होगा। बट ये किसी में भी कुछ नहीं आ रहा। तो कैटेगरीज को चेक कर लेते हैं, ऑल में आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी वाले में जाके चेक कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले की थी कैटेगरी, ये देखो हमने सेलेक्ट बनाया है, सेलेक्ट ओपन, सेलेक्ट को क्लोज किया, क्लास नेम दिया फॉर्म सेलेक्ट, वैल्यू, वैल्यू में हमने दे दिया सेलेक्टेड कैटेगरी, ये हमने स्टेट वेरिएबल दे दिया। ठीक है, ऑन चेंज पे हमने हैंडल कैटेगरी चेंज फंक्शन जो ऊपर बनाया है उसको कॉल किया, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला सही चल रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, कैटेगरीज, कैटेगरीज नाम दिया था ऊपर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर मैंने नाम क्या दिया था। ऊपर मैंने नाम दिया था कैटेगरीज, ये भी सही है। सेट कैटेगरीज के थ्रू हमने यहाँ पे, इसमें भी हमारा 200 आ रहा था स्टेटस आई थिंक। कैटेगरीज के अंदर डेटा तो आ रहा है, सही है। ठीक है, डेटा आ रहा है, डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है उसके अंदर। बट जब हम ओन चेंज कर रहे हैं तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डेटा डिस्प्ले भी हो रहा था हमारा। तो कर्ली ब्रैकेट कैटेगरीज डॉट मैप, कैटेगरी को यहाँ पे रिसीव करते गए। और अच्छा, ओन चेंज, ओन चेंज तो ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन की इक्वल टू मैंने दे दिया कैटेगरी डॉट आईडी, और वैल्यू में मैंने दे दिया कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम।
वैल्यू में मैंने दे दिया। अच्छा, वैल्यू भी सही है। वैल्यू में मैंने दे दिया कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, और यहाँ भी मैंने लिखा कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। अब हैंडल कैटेगरी चेंज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैंडल कैटेगरी चेंज के पास, और यहाँ चेक करते हैं क्या गड़बड़ किया है हमने। कॉन्स्ट हैंडल कैटेगरी चेंज इवेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दिखा कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, और इसके अंदर मैंने कैटेगरी डाल दी अप्लाई फिल्टर्स सर्च कॉमा कैटेगरी। ये सब सही तो है। अगर मैं यही डालता हूँ, कैटेगरी यहाँ पे जाना चाहिए वैसे, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी अप्लाई फिल्टर्स, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ। ठीक है, दोनों से होना चाहिए वैसे, सेलेक्टेड कैटेगरी के थ्रू भी होना चाहिए और कैटेगरी से भी होना चाहिए। ठीक है, फास्ट फूड किसी में भी डेटा नहीं आ रहा, ऑल में आ रहा है। अच्छा, रेंज के अकॉर्डिंग भी रहेगा ना। फास्ट फूड में भी आ रहा है डेटा, ऑल। कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के अंदर कुछ नहीं आया। ठीक है, जब मैं ऑल लेता हूँ तो उसके बाद ये काम करता है। चलो इसको मैं चेक कर लूँगा, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे पेजिनेशन भी अभी लगाना है, वो नहीं लगाया है, वो भी हम लगा लेंगे। बाकी ये नाम के अकॉर्डिंग हमने देखा, नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, नाम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। अभी इसको क्या हो गया? अच्छा, ये फास्ट फूड लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम कैटेगरीज की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं, और नीचे एक पेजिनेशन वाला हमारा बचा हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। पेजिनेशन का लॉजिक हमने पूरा लगा लिया है, बट हमें बस नीचे डिज़ाइनिंग करना है, और शायद पेजिनेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसकी वजह से भी शायद हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।